हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का पॉपुलेशन चैप्टर, लेकिन उससे पहले मोटूलाल के क्लासरूम के अंदर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। ये लो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। अरे सर, मिठाई किस चीज की खिला रहे हो आप? अरे मोटूलाल, तुम बस मिठाई खाओ और खुश हो जाओ। मेरा एक और नया बच्चा हुआ है। अरे सर, लेकिन आपके तो ऑलरेडी 8 बच्चे थे। एक और बच्चा मतलब कि 9 बच्चे हो गए। इस देश की पूरी पॉपुलेशन लगता है सर आप ही बढ़ाओगे। अरे मोटूलाल, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो। अगर मैं पॉपुलेशन बढ़ा रहा हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे सर, आपको पता नहीं, क्लास 9th के पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर मन्नू भैया ने समझाया है कि ज़्यादा पॉपुलेशन के क्या नुकसान होते हैं। चलो सर, आप भी पढ़ लो मन्नू भैया से। पॉपुलेशन के बारे में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे, लेकिन उससे पहले रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो, रिसोर्सेज के अंदर हमारे खाने पीने का सामान आ गया, तो हम ये जो भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, इन्हें बनाते हैं और फिर हम इन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। सर लेकिन हम तो नहीं बनाते, प्लांट्स बनाते, लेकिन उनको मतलब ग्रो करने का काम तो हम लोग ही करते हैं ना। तो इस वजह से हम प्लांट्स की हेल्प से ग्रो करते हैं कुछ अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, और फिर उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं उन रिसोर्सेज को। ह्यूमन बींग्स को भी एज अ रिसोर्स कंसीडर करा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, अलग अलग ह्यूमन बींग अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग काम परफॉर्म करता है। जैसे कि फार्मर फार्मिंग करेगा, अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो कैसे हम लोग खा पी पाएंगे। जो डॉक्टर है वो इलाज करेगा, यानी कि ट्रीटमेंट करेगा। अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर आपको ठीक करेगा। और यहाँ पर हमारे वकील साहब हैं। वकील साहब क्या करेंगे? अगर आपके साथ कुछ भी गलत होगा तो आपकी हेल्प करेंगे और कोर्ट में आपकी आवाज़ लेकर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये शेफ़ हैं गोलू मोलू से। शेफ़ का क्या काम है? बहुत टेस्टी खाना बनाकर खिलाना। अच्छा, आपको खाने में क्या चीज़ पसंद है? मोमोज और चाउमीन में से फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन क्या चीज़ होती है? देखो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन। जैसे अगर हम किसी सिटी की बात करें, दिल्ली की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, तो यूपी के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको अगर हम काउंट करेंगे तो बोलेंगे हम ये क्या है, यूपी की पॉपुलेशन। किसी पर्टिकुलर स्टेट, कंट्री की भी पॉपुलेशन देख सकते हैं। जैसे अगर हम इंडिया के सारे स्टेट्स के अंदर कितने लोग रहते हैं उन सबको जोड़ दें तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन निकल जाएगी। इसी तरीके से हम लोग पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। पॉपुलेशन की हेल्प से ही हम बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारे देश के अंदर, उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब कि अगर कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पर खाने पीने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर कहीं पे पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर खाने पीने की रिक्वायरमेंट कम होगी। अब ये खाने पीने का एग्जाम्पल लिया है। सेम गोज़ फॉर स्कूल। जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर बच्चे ज़्यादा होंगे, तो जो बच्चे ज़्यादा हैं तो उन्हें स्कूल भी ज़्यादा चाहिए होंगे पढ़ने के लिए। तो इस अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है पॉपुलेशन की। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्रोड्यूसर भी हैं और साथ में कंज्यूमर भी हैं, मतलब कि चीज़ों को बनाते भी हैं और साथ में कंज्यूम भी करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। तो हमारी कंट्री की जो भी पॉपुलेशन है, सच एज देयर साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री ही नहीं, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जानना उस कंट्री के लिए, क्योंकि तभी तो वो पता लगा पाएंगे कि कितनी ज़्यादा उनकी कंट्री के अंदर किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मान लो बहुत सारी पॉपुलेशन है तो उसके लिए ज़्यादा डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा स्कूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कम पॉपुलेशन है तो कम डॉक्टर्स की, कम स्कूल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर सेंशियस का मतलब क्या होता है? सेंशियस एक ऑफिशियल काउंटिंग होती है। इन्यूमरेशन को आप बोल सकते हो काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। और इस चीज़ को कब परफॉर्म करा जाता है? पीरियोडिकली, मतलब कुछ समय के गैप में। अच्छा, इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम जो पॉपुलेशन की काउंटिंग थी, यानी कि फर्स्ट टाइम जो इंडिया का सेंसस था,
उसको कब रिकॉर्ड करा गया था? 1872 के अंदर। कौन से ईयर के अंदर? 1872 ईयर के अंदर। याद रखना है आपको ये चीज़। द सेंसियस ऑफ इंडिया प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री। अब हमारी कंट्री के सेंसियस की वजह से, मतलब कि हमारी कंट्री की जो भी पॉपुलेशन की काउंटिंग है उसकी वजह से हमें इंडिया के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर एक हमें चार्ट दिया हुआ है। अब इस चार्ट को देखो तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि हमारी मेजर पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर है। एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रही है, एक महाराष्ट्र के अंदर दिख रही है, एक बिहार के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, और सबसे कम वाली पॉपुलेशन कहाँ पर है? देखो ओनली 1%, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन सारी जगहों पर है। तो यहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है। मतलब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखो धीरे धीरे करके जो पॉपुलेशन है हमारी उसकी ग्रोथ भी होती है और कैसे कैसे प्रोसेसेस के अंदर चेंज आता है, कैसे कैसे करेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटीज़ के अंदर चेंज आता है पॉपुलेशन की। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? मान लो अगर हम लोग बात करें एक ऐसे देश की जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और एक ऐसे देश की जहाँ पर पॉपुलेशन तो बहुत सारी है लेकिन लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो आप कौन से देश को बेटर मानोगे? जहाँ पर चाहे लोग कम हो लेकिन पढ़े लिखे हों। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम लोगों को पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे कि उनकी क्वालिटीज़ के बारे में भी पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉपुलेशन की हेल्प से, मतलब पॉपुलेशन के डाटा की हेल्प से पता चलता है। अब बात करते हैं साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। मार्च 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 1210.6 मिलियन है। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उसके टोटल 17.5% लोग इंडिया के अंदर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाटा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ की पॉपुलेशन का साइज़ है 199 मिलियन, जो कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का 16% है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश में। यहीं पे अगर हम लोग सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की पॉपुलेशन है 0.6 मिलियन, यानी कि 6 लाख, और लक्षद्वीप की ओनली 64,000, लगभग 64,000 के अराउंड है। 5 स्टेट्स हैं जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यहीं पर हमारे इंडिया की लगभग 49% पॉपुलेशन है। तो मतलब कि आधे से ज़्यादा जो हमारे देश की पॉपुलेशन है इन 5 स्टेट्स के अंदर है। अच्छा, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इन स्टेट्स के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है। इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। अब समझते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहली चीज़ कि पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या चीज़ है। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 एरिया हैं, ये एरिया और ये एरिया लगभग सेम है। इस एरिया के अंदर 5 लोग रहते हैं और इस एरिया के अंदर देखो कितने सारे लोग रहते हैं। यहाँ पर आप क्या बोलोगे? ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा लोग हैं। तो यहाँ की डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा। यहाँ की डेंसिटी क्या होगी? कम। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। किस एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ की डेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, जहाँ पर कम लोग रहेंगे वहाँ की डेंसिटी कम होगी। इंडिया क्या है? इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम लोग 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में है। मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर अगर आप इंडिया का देखोगे तो वहाँ पर 382 पर्सन्स देखने को मिलेंगी। इस क्वालिटी की वजह से इंडिया की हमारे कंट्री बनती है डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी इंडिया। नेक्स्ट, डेंसिटी जो है वो कहीं जगहों पर ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर देखो काफ़ी कम थी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी। अब डेंसिटी कहीं जगहों पर ज़्यादा होने का क्या कारण है, कहीं जगहों पर कम होने का क्या कारण है। जैसे अगर हम लोग बिहार की बात करें तो यहाँ पर 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। और अगर हम लोग यही बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ पर 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप देख सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश की जो डेंसिटी है दैट इज वेरी लेस। अरे भैया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इतनी कम पॉपुलेशन डेंसिटी और बिहार के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या कारण है इसका? पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी एरिया की बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है।
अगर हम लोग बात करें मेघालय की या फिर उड़ीसा की, तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ का जो लैंड है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, पहाड़ वगैरह। तो पहाड़ वाले एरिया में लोग थोड़ा कम रहना पसंद करते हैं। लोग कौन से एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं? जहाँ का लैंड प्लेन होता है, वहाँ पर फार्मिंग वगैरह आसानी से हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं। दूसरी चीज़, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आती है, तो बाढ़ आने के कारण से यहाँ पर लोग कम रहना पसंद करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ की डेंसिटी कम है। हिली एरिया हो गया, कोई रॉकी एरिया हो गया, तो इस सारी जगहों पे भी लोग रहना कम पसंद करते हैं। ऐसी जगह हो गई जहाँ पर काफ़ी कम रेनफॉल होती है। अब कम रेनफॉल होगी तो उसका क्या नुकसान है आपको पता है कि अच्छे से फार्मिंग नहीं हो पाएगी। ऐसी जगह जहाँ का सॉइल जो है वो कम फर्टाइल है, मतलब कि इट इज़ लेस फर्टाइल, शैलो है या फिर लेस फर्टाइल है, वहाँ पर भी लोग कम रहना पसंद करेंगे। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। सॉइल्स हैव इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन इन असम। तो यहाँ पर मेनली असम के अंदर सॉइल की वजह से पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स के अंदर यही कंडीशन है। जो नॉर्थन प्लेन्स है या फिर केरला है जो कि साउथ एरिया में पड़ता है, वहाँ की काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी है। वाई? क्योंकि यहाँ तो एक तो जो ज़मीन है ना वो बिल्कुल प्लेन है, तो यहाँ का जो सॉइल है वो भी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। और दूसरी जो बहुत अच्छी बात है वो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में रेनफॉल होती है। तो लोगों को क्या बेनिफिट मिल गया कि एक ऐसी ज़मीन मिल गई जहाँ पर आसानी से फार्मिंग हो सकती है, सॉइल भी यहाँ की फर्टाइल है और काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होती है, तो आसानी से कोई भी क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं। तो अब आपको पता चला कि यहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे कंपेयर टू ऐसी जगह जहाँ की सॉइल कम फर्टाइल होगी और जहाँ पर प्रॉपरली मौसम भी अच्छा नहीं होता होगा। तो आई होप अब आपको पता चला होगा कि कुछ एरियाज़ की डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती है, कुछ एरिया की डेंसिटी कम क्यों होती है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ का बहुत ही सिंपल मतलब है किसी भी कंट्री के अंदर कितने लोग बढ़ रहे हैं, मतलब कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है या कितने लोग कम हो रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलते हैं। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कितने समय में करते हैं? 10 ईयर्स में, लगभग 10 साल के अंदर हम इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये जो भी चेंज आता है पॉपुलेशन के अंदर, हम उसे रिप्रेजेंट किस में करते हैं? या तो एब्सोल्यूट नंबर के अंदर या फिर परसेंटेज चेंज पर ईयर के अंदर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने चार्ट को देखते हैं, इससे मैं आपको ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊंगा आसानी से। तो ये हमारा चार्ट है टेबल 6.1। यहाँ पर आप देखो 1951 के अंदर कितनी टोटल पॉपुलेशन थी? 361 मिलियन। और 1961 यानी कि एग्जैक्टली 10 साल बाद कितनी पॉपुलेशन थी? 439.2 मिलियन। अच्छा, अगर हमें टोटल चेंज पता करना है तो क्या करेंगे यार? सिंपल है मैथ्स की। 439.2 को माइनस कर देंगे हम लोग 361.0 से, आंसर आ जाएगा हमारा लगभग 78 के। तो यहाँ पर जो 78 हमारी एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द डेकेड, मतलब कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है? 78 मिलियन के लगभग पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। अच्छा, अगर इसे ही अगर हम लोग एनुअल ग्रोथ रेट में देखें तो एनुअल ग्रोथ रेट होगी 1.96, मतलब हर साल 1.96 के लगभग पॉपुलेशन बढ़ी है। अब इस चीज़ को कैसे समझे आसान भाषा में? देखो, अगर किसी भी कंट्री की मान लो 2% एनुअल ग्रोथ रेट है, मतलब कि पर एनम की जो ग्रोथ रेट है दैट इज 2%, तो इसका आसान मतलब क्या है कि उस कंट्री के अंदर मान लो अगर 100 लोग थे तो उसके अंदर 2 लोग और ऐड हो गए हैं। बहुत ही सिंपल सा मतलब है, 100 लोग थे ऑलरेडी उस कंट्री के अंदर, 2% वहाँ पर हमें क्या देखने को मिली? एनुअल ग्रोथ रेट, तो मतलब 100 लोगों में और 2 लोग ऐड हो गए। इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत हमें स्लोली इंक्रीज होती हुई दिख रही है। पहले देखो 1951 के अंदर 361 मिलियन थी और यहीं पे अगर आप देखोगे 2011 में तो 1210 मिलियन हो गई है पॉपुलेशन 2011 में। सिंस 1981 जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। ये देखो ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है। 1981 के अंदर देखो 2.22 थी, अब यहाँ पर देखो ग्रोथ रेट कैसे कम होती जा रही है। 2011 में ओनली 1.64 रही है। अच्छा, ये जो ग्रोथ रेट है ये कम तो होती जा रही है। वाई? बिकॉज बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है, मतलब कि लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, बर्थ रेट कम हो रही है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट ने भी लोगों को समझा कि भाई पॉपुलेशन थोड़ी कम करो, बच्चे कम पैदा करो।
क्यों कम पैदा करो? इसलिए कम पैदा करो क्योंकि भाई हमारे पास खाने पीने की इतनी चीज़ें नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। तुम बहुत सारे बच्चे पैदा कर लोगे तो उन्हें खिलाओगे पिलाओगे क्या? लेकिन फिर भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। लो एनुअल ग्रोथ रेट होने के बावजूद भी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा होता है। देखो अगर हम लोग बात करें तो देखो एनुअल रेट कितनी कम है, 1.97 हुई है यहाँ पर, लेकिन ध्यान देना कि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। लगभग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 181 मिलियन का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। कम धीरे धीरे करके हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ग्रोथ रेट कम हो रही है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा बेबी प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर इसी ग्रोथ रेट पे हमारा देश चलता रहा तो कुछ ही समय में हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, 2045 स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो, और हमारी कंट्री वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज स्लैश ग्रोथ। पॉपुलेशन के चेंज या फिर ग्रोथ का कारण तीन मेन चीज़ें होती हैं, एक तो बर्थ रेट, दूसरी डेथ रेट और तीसरी माइग्रेशन। सबसे पहले बर्थ रेट की बात करते हैं। बर्थ रेट का मतलब कितने लोग पैदा हो रहे हैं, मतलब कि इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, मतलब कि 1000 लोगों में से कितने लोग पैदा हो रहे हैं, पर 1000 लोगों में से कितने लोग पैदा हो रहे हैं, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग बर्थ रेट। इंडिया के अंदर जो बर्थ रेट्स हैं वो हमेशा ही हाई देखने को मिली है कंपेयर टू डेथ रेट। तो मतलब लोगों की डेथ कम होती है और इंडिया में पैदा ज़्यादा लोग होते हैं। डेथ रेट क्या है? एक ऐसा नंबर है जिसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि पर 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ हुई है। जैसे 1000 में से 900 लोग जिंदा हैं और बाकी 100 लोगों की डेथ हो गई, तो वैसे हम डेथ रेट निकाल लेंगे कि 100 लोगों की डेथ हुई है तो इस हिसाब से डेथ रेट निकल जाएगा। इंडिया के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है कि जो डेथ रेट है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। इसका एक मेन कारण ये है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा है और साथ में डेथ रेट्स इसलिए कम हुई हैं क्योंकि अब थोड़े बेटर हॉस्पिटल हो गए हैं, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई हैं। दूसरी चीज़ हमें देखने को ये मिली है कि 1980s तक जो बर्थ रेट था और जो बर्थ रेट था वो काफ़ी ज़्यादा था, हाई था, और जो डेथ रेट था वो भी डिक्लाइन हो रहा था, मतलब लोगों की डेथ कम हो रही थी और लोग पैदा ज़्यादा हो रहे थे। तो इसी वजह से हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन हमें देखने को मिला था, हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिला था सिंस 1981। लेकिन उसके बाद जो बर्थ रेट्स हैं वो डिक्लाइन होते गए हैं, मतलब कि कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है उसके अंदर हमें कमी देखने को मिल रही है। अच्छा, तीसरी चीज़ हमने देखा बर्थ रेट, डेथ रेट, और तीसरी चीज़ थी माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया के अंदर 100 लोग रहा करते थे एग्जांपल के लिए। अब 100 लोगों में से 50 लोग अमेरिका चले गए। हमने हमारी कंट्री की फिर पॉपुलेशन देखी तो पॉपुलेशन क्या हो गई, लगभग 50 लोगों की डिक्रीज हो गई। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि पॉपुलेशन के अंदर चेंज आ गया, 50 लोग हमारी पॉपुलेशन से कम हो गए। क्यों? क्योंकि वो दूसरी कंट्री में चले गए। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम लोग गांव से, कुछ लोग जो गांव से शहर में आते हैं, क्या उनकी वजह से भी पॉपुलेशन इफेक्ट होती है? बिल्कुल नहीं। देखो, अगर कोई पर्सन गांव में रहता है और वो शहर के अंदर काम करने के लिए आया है तो वो है तो उसी देश के अंदर, इंडिया के अंदर ही है। मान लो इंडिया का कोई गांव था, वहाँ से कोई दिल्ली के अंदर आ गया काम करने शहर में, तो पॉपुलेशन के ऊपर इंडिया की कोई भी चेंज नहीं पड़ने वाला। सिर्फ उसने हमारी कंट्री के अंदर स्पेस ही, जगह ही तो चेंज करी है, गांव वाले एरिया से वो शहर वाले एरिया के अंदर आ गया। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? लोग गांव वाले रीजन से शहर वाले रीजन्स में क्यों शिफ्ट होते हैं? तो इसका मेन रीज़न ये है कि गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी, गरीबी है और अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स नहीं मिलती। इस वजह से लोग क्या करते हैं, शहरों के अंदर आते हैं और यहाँ पर आकर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लिविंग कंडीशंस भी अच्छे हैं। यहाँ पर लाइट वगैरह आती है, पानी आसानी से मिल जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का क्या क्या इफेक्ट होता है? मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह अगर हम चले जाते हैं, मान लो हम इंडिया से अमेरिका चले जाते हैं, तो हमारी कंट्री के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? एक तो पॉपुलेशन का साइज़ कम हो जाएगा, ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और साथ ही में क्या होगा, एज और सेक्स कंपोजिशन चेंज हो जाएगी अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन की। अब इंडिया के अंदर जो रूरल पॉपुलेशन है और अर्बन पॉपुलेशन है, इसके माइग्रेशन की वजह से एक स्टेडी इंक्रीज, मतलब एक
धीरे धीरे करके इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन। अब जो यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ करा था एज एंड सेक्स कंपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है? देखो, एज कंपोजिशन का मतलब ये होता है एक पॉपुलेशन के अंदर बुढ़े कितने लोग हैं, जवान कितने लोग हैं और फिर बच्चे कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें। द नंबर एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फाउंड विद इन चिल्ड्रेन, वर्किंग एज एंड एजेड ग्रुप आर नोटेबल डिटरमिनेंट ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा, ये जो तीनों चीज़ें हैं, मतलब कि बूढ़े लोग, जवान लोग और ये बच्चे लोग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पॉपुलेशन के डिटर्मिनेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि इन्हीं की हेल्प से सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अगर यंग लोग ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वर्किंग वाले लोग, हम उन्हें बोल सकते हैं कि वो वर्किंग एज वाले लोग हो गए जो यंग हो गए, तो वो काम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगी, तो उसकी वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी। तो 3 कैटेगरीज जो थी हमारी, वो क्या थी? सबसे पहले बच्चे। कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा अगर 15 साल से नीचे का है तो उसे हम लोग क्या बोला जाते हैं? चिल्ड्रन। और ये जो चिल्ड्रन है ना, ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव है, मतलब कि ये पैसा वैसा नहीं कमा सकते। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर कमाते तो हैं, छोटे बच्चे भी कमाते गेम खेल खेल के, उन बच्चों की बात नहीं हो रही, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। बच्चों को हमें खाना देना पड़ता है, कपड़े देने पड़ते हैं, एजुकेशन देनी पड़ती है और मेडिकल केयर भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। दूसरा, 34.4% हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का पार्ट है बच्चे। फिर आती है वर्किंग एज, मतलब काम करने वाली एज। 15 से 59 ईयर्स के जो लोग हैं वो कितने हैं हमारी कंट्री के अंदर? सबसे पहले हमारी कंट्री के अंदर ये लोग 6.9% है, मतलब बहुत ही कम है। और ये इस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं, मतलब पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, या फिर इस एज के लोग ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा कर देते हैं। आप बोलोगे सर 15 ईयर्स में तो कौन ही पैसे कमाता है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस एज से कमाना भी शुरू कर देते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकली भी रिप्रोडक्टिव हो जाते हैं, मतलब बच्चे भी पैदा कर सकते हैं 15 ईयर्स से 59 ईयर्स के बीच में जो लोग होते हैं। और इसी वजह से इस वाली पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, क्योंकि ये वर्क करती है। दूसरा, एजेड। एजेड वो लोग हो गए जो कि 59 ईयर से अबव हैं। ये लोग इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन अब लगभग ये लोग रिटायर हो चुके होते हैं, मतलब कि एज ज़्यादा होने के कारण से रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, इन लोगों को हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये काम तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्टली इन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देता, डायरेक्टली इन्हें कोई नौकरी नहीं देता, रिक्रूटमेंट नहीं होती। अगर हम सरकार की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट कोई भी जो जॉब वैकेंसी होती है वो 59 ईयर्स वाले लोगों के लिए नहीं निकालती। लगभग 58.7% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एजेड है। अब बात करते हैं सेक्स रेशो की। सेक्स रेशो को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, 1000 मेल्स के अंदर कितनी फीमेल पॉपुलेशन है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशो। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? अगर हम लोग सेक्स रेशो को मेजर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इक्वालिटी नहीं रहेगी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर बहुत ज़्यादा मेल्स बढ़ गए और फीमेल्स कम हो गई तो शायद क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चे पैदा ही होना बंद हो जाएंगे हमारी कंट्री के अंदर। इंडिया के अंदर जो सेक्स रेशो है हमेशा अनफेवरेबल रहा है फीमेल्स के लिए, मतलब हमेशा मेल्स ज़्यादा रहे हैं और फीमेल्स कम रही हैं। तो यहाँ पर देखो, सेंशियस ईयर कौन सी है? 1951। यहाँ पर सेक्स रेशो आप देखो कि कितना है, 946 है फीमेल्स का पर 1000 मेल, मतलब 1000 आदमी थे तो कितनी फीमेल्स थी? 1000 आदमियों पे ओनली 946। अगर हम लोग 2011 की बात करें तो 943 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि फीमेल्स कितनी कम है मेल्स के कंपेयर में। अच्छा, ये देखो, आप ध्यान देना कि जो फीमेल्स हैं उनकी सेक्स रेशो इंक्रीज नहीं हुआ है। 1951 में भी लगभग उतना ही था और 2011 में भी हमें उतना ही देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की। 2000 के सेंशियस डाटा के अकॉर्डिंग 7 ईयर्स से अबव अगर कोई भी पर्सन है और वो रीड कर सकता है और लिख सकता है और किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है तो उसे हम लोग लिटरेट बोलेंगे, यानी कि पढ़ा लिखा बोलेंगे। हमारी कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी कम है।
जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक रही है। मतलब कम पढ़े लिखे होने के कारण हमारी कंट्री के अंदर पैसे लोग कम कमा पा रहे हैं। जो लिटरेसी रेट है हमारी कंट्री की एज पर द सेंसस ऑफ 2011 इज़ ओनली 73% और 80.9% है फॉर मेल्स एंड फीमेल्स आर ओनली 64.6% लिटरेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेल तो 80% के लगभग तक लिटरेट है और फीमेल्स कितनी कम लिटरेट है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, अब पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से, मतलब वो लोग क्या काम करते हैं उस हिसाब से वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अगर किसानों की बात करें तो वो विलेजेस में रहते हैं ज़्यादातर और वहाँ पर फार्मिंग करते हैं। यहीं पे अगर हम लोग कोई ऐसे पर्सन की बात करें जो कि जॉब करता है बहुत अच्छी कंपनी में, तो वो जनरली शहर के अंदर रहेगा। तो ऑक्यूपेशंस जो है वो जनरली 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई करे जाते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है ये सारी एक्टिविटी लैंड के रिलेटेड होती हैं, मतलब इसके अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी आ गई, जैसे खेती बाड़ी। एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल्स को आप पाल रहे हो, गाय को भैंस को पाल रहे हो दूध निकालने के लिए। फॉरेस्ट्री कर रहे हो, मतलब कि जंगल वगैरह उगा रहे हो। फिशिंग कर रहे हो आप, मतलब मछलियों को पाल रहे हो, तो ये सब प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है। माइनिंग आ गया, ये सारी चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। उसके बाद आती है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो गई, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह आ गई, बिल्डिंग्स आ गई, कंस्ट्रक्शन वर्क आ गया, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी है। अच्छा, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी मान लो आपने क्या करा, आलू उगा दिए, ये क्या हो गई प्राइमरी एक्टिविटी। अब इन आलूओं को आप फैक्ट्री के अंदर ले गए और वहाँ पर बढ़िया से आलूओं को छील छाल के चिप्स बना लिए, ये क्या हो गई सेकेंडरी एक्टिविटी, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर उन आलूओं को आप लेकर गए हो, उनसे आपने कोई यूजफुल चीज़ बना लिया। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग दैम कुछ ना कुछ यूजफुल आपने प्रोडक्ट बना लिया। अब ध्यान देना, जब आलूओं से आपने चिप्स बना लिया, अब इन आलूओं को शहर के अंदर लेके जाना है, तभी तो इन आलू के चिप्स बिकेंगे। तो इनको ले जाने का काम कौन करेगा, ट्रक वगैरह। तो ये वाली एक्टिविटी किसके अंदर आती है, टर्शियरी एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी जो सर्विस के रिलेटेड है, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और भी बहुत सारी सर्विस के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो गई, वो टर्शियरी एक्टिविटी के अंडर आती हैं। अच्छा, टर्शियरी एक्टिविटी का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, एक सर्विस दे रहा हूँ। टीचिंग इज ऑल्सो अ सर्विस, तो इट इज़ टर्शियरी एक्टिविटी। तो कोई भी एक्टिविटी जो सर्विस के रिलेटेड है वो टर्शियरी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो इंडस्ट्रीज यानी कि फैक्ट्रीज के रिलेटेड है वो सेकेंडरी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो लैंड के रिलेटेड है जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल्स को पालना, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी है। तो आई होप अब आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी। ज़्यादातर जो डेवलप्ड नेशन होते हैं जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ पर ज़्यादातर लोग सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो डेवलपिंग नेशन होते हैं मतलब कि जो देश के अंदर अभी इम्प्रूवमेंट हो रही है, जैसे हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज होते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है? देखो, जो डेवलप्ड नेशन होते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट अच्छी खासी हो रखी है, जैसे अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो वो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। टर्शियरी एक्टिविटी मतलब सर्विस वाली, सेकेंडरी मतलब कि फैक्ट्रीज वाली। और जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं यहाँ पर लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, तो कम पढ़ाई की वजह से, कम लिटरेसी के कारण भी क्या होता है कि ज़्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि खेती बाड़ी के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं। इंडिया की 64% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है और 13% जो पॉपुलेशन है वो सेकेंडरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है और 20% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो टर्शियरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। रिसेंट टाइम के अंदर जो लोग हैं वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स के अंदर मूव कर रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज इंक्रीज़ होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता जा रहा है। इस कारण से ज़्यादातर लोग हमारी इंडिया की पॉपुलेशन के कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं हेल्थ की। किसी भी देश या किसी भी जगह की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है वहाँ के हेल्थ सिस्टम के ऊपर। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हेल्थ कंडीशंस बहुत इम्प्रूव हुई हैं। अगर 1951 की बात करें तो उस समय 1000 लोग हुआ करते थे तो उसमें से 25 लोगों की डेथ हो जाया करती थी, लेकिन यही डेथ रेट अगर हम लोग
2011 की बात करें तो 1000 लोगों में से सिर्फ 7.2 लोगों की डेथ हो रही थी। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा डेथ रेट कम हुई है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हुई है, मतलब एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो ज़्यादा समय तक, कितने समय तक जिंदा रहता है। तो हमारी अगर कंट्री की बात करें तो 36.7 ईयर्स थी इन 1951 और 2012 तक हमें देखने को मिला है कि 67.9 ईयर्स हो गई है। अच्छा, ये इतनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्यों इंक्रीज़ हुई है? क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा हो गया है, कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर फटाफट इलाज करके हमें ठीक कर देता है। पुराने ज़माने में हेल्थ सिस्टम बहुत पुअर था हमारी कंट्री का, इस वजह से छोटी मोटी बीमारियों से भी लोगों की डेथ हो जाती थी। द इम्प्रूवमेंट इज़ ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ। अब ये सारा इम्प्रूवमेंट क्यों आई है हमारी पॉपुलेशन के अंदर? बिकॉज पब्लिक हेल्थ के अंदर हमने इम्प्रूवमेंट करी है, इन्फेक्शियस डिसीजेस को प्रिवेंट करा है। जैसे आप देखोगे कि अभी एक रिसेंट में डिसीज़ हुई थी कोरोना, उसको गवर्नमेंट ने कैसे स्टॉप करने की कोशिश करी, लोगों को वैक्सीन लगाई, लोगों को बोला मास्क लगाओ, ये सारी चीज़ें करी। मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की वजह से लोगों की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है। हेल्थ अभी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए, मतलब इंडिया की जो अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पहले से तो इम्प्रूवमेंट है लोगों की हेल्थ के अंदर, लेकिन फिर भी अभी भी हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम लोग हमारी कंट्री की पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन की बात करें तो वो अभी भी बहुत कम है, मतलब खाना पीना लोगों को अभी भी बहुत कम मिल रहा है। अगर आसान भाषा में बोलूँ तो माल न्यूट्रिशन, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं माल न्यूट्रिशन को, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि खाने पीने की कमी से बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर देखो कि कितने ये लोग पतले हैं, ठीक है। अब जो अमीर लोग होते हैं वो तो खा पी लेते हैं, लेकिन ये देखो जो गरीब लोग हैं यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है खाने पीने की, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर और जो बेसिक सैनिटाइजेशन एमिनिटीज़ हैं ये भी बहुत ही कम पॉपुलेशन को मिल रही है। अगर हम लोग पूरा फैक्चुअली देखें तो ओनली 1/3 जो हमारी पूरी कंट्री की रूरल पॉपुलेशन है उसे ही ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, जबकि अगर गांव वगैरह में जाए तो वहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है और बेसिक सैनिटाइजेशन भी नहीं है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन 10 ईयर्स से 19 ईयर्स की एज के जो भी लोग हैं उन्हें एडोलेसेंट कंसीडर करा जाता है। अब ये जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है लगभग हमारी कंट्री के अंदर 1/5 है, मतलब पूरी पॉपुलेशन का 1/5 पार्ट एडोलेसेंट है। अब ये जो एडोलेसेंट लोग होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं हमारी कंट्री के लिए, नहीं हर किसी कंट्री के लिए, क्योंकि आगे जाकर यही बच्चे बड़े होंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे, हमारे देश का नाम करेंगे। अच्छा, इस समय बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है तो जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है कंपेयर टू नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट। किसी भी नॉर्मल चाइल्ड या मतलब किसी भी नॉर्मल बच्चे की बात करें या फिर किसी एडल्ट की बात करें, उनसे ज़्यादा इन्हें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, खाना पीना अच्छा खाने की इन्हें ज़रूरत होती है। इंडिया के अंदर जो डाइट एडोलेसेंट्स खाते हैं, मतलब कि जो भी खाने पीने की चीज़ें खाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनएडिक्वेट हैं सारे न्यूट्रिएंट्स में, मतलब कि उनमें जो भी पोषक तत्व हैं, खाने पीने की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो काफ़ी कम है, बहुत ही कम क्वांटिटी में है। लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स जो है वो एनीमिया से सफ़र करती हैं। अभी एनीमिया का मतलब क्या है? एनीमिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन। इन दो चीज़ों की जो रेड ब्लड सेल्स है इन्हें जनरली हम लोग हीमोग्लोबिन में भी कंसिडर करते हैं, तो इनकी डेफिशिएंसी या फिर इनकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। अच्छा, ये जनरली कौन सफ़र करती हैं? जो गर्ल्स हैं वो। अब इस चीज़ को हम लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? हम लड़कियों को क्या करें? लिटरेट कर दें, मतलब कि पढ़ा लिखा दें, उस चीज़ से ये चीज़ इंप्रूव हो सकती है। सर पढ़ाने लिखाने से कैसे इंप्रूव होगी लड़कियों को ये चीज़? देखो, जब लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी उन्हें समझ में आएगा कि हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादातर लड़कियों को कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया। तो हमारी कंट्री की जितनी भी लड़कियां उन्हें ज़्यादा वो चीज़ें खाने की ज़रूरत है जिससे कि एनीमिया वाली बीमारी ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना इसलिए भी ज़रूरी है, अभी हमने ऊपर देखा था कि गर्ल्स की लिटरेसी रेट हमारी कंट्री के अंदर बहुत कम है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, अब हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े, इस चीज़ के ऊपर भी गवर्नमेंट ने अपना एक इनिशिएटिव लिया है। गवर्नमेंट ने क्या करा है? कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करे।
मतलब कि लोगों को बुलाया गया 1952 के अंदर, उन लोगों को समझाया गया कि कैसे वो लोग अपनी हेल्थ को और वेलफेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे ना करें, कम बच्चे करें। जैसे आपने देखा स्टार्टिंग में मोमोज सर के 9 बच्चे हो रखे हैं, तो उनको समझाया कि भाई 9 बच्चे मत करो, कम बच्चे करो, इससे हमारे देश को नुकसान होगा अगर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज कर दोगे। अब इस प्रोग्राम के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर पेरेंट्स को समझाया गया कि कैसे प्लान्ड पेरेंटहुड करना है, और ये सारी चीज़ें वॉलेंट्री बेसिस पे थी। ऐसा नहीं था कि सारे पेरेंट्स को फोर्स करा गया कि आओ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर हमसे ये सारी चीज़ें सीखो, नहीं तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी पेरेंट्स सीखना चाहते थे उन्हें सिखाया गया। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP 2000 के अंदर पीक ईयर्स था, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लान करा गया था, एफर्ट लगाया गया था। इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करा था। वॉट NPP एम्स एट, अब NPP मतलब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का क्या एम था। देखो, जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी, सबसे पहला स्टेप जो था वो ये था कि फ्री और कंपलसरी स्कूल मिले जो भी 14 ईयर्स की एज के बच्चे हैं उन्हें। मतलब कोई भी बच्चा 14 साल तक फ्री में स्कूल में पढ़ सके। तो सबसे पहला इनका गोल ये था। दूसरा, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चे मर जाया करते थे, उस चीज़ को ये लोग रोकना चाहते थे। तो बिलो 30 पर 1000 लाइफ बर्ड्स ये करना चाहते थे, इस टारगेट को अचीव करना चाहते थे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, मतलब कि इम्यूनाइजेशन आप समझते हो, जैसे हमारी कंट्री के अंदर चिकन पॉक्स वगैरह बहुत ज़्यादा होता था पहले, तो बच्चों को अगर बचपन में ही दवाई दे दी जाए पोलियो की, चिकन पॉक्स वगैरह की, तो वो सारी बीमारियां उन्हें नहीं होंगी। तो ऐसी वैक्सीन्स सब बच्चों को मिल पाएँ, ये भी एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का एम था। डिले मैरिज हो सके गर्ल्स की। पहले ज़माने में क्या होता था कि बहुत ही छोटी एज में गर्ल्स की शादी कर दी जाती थी, तो इस चीज़ को रोकना चाहते थे ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाले। ये चाहते थे कि क्या हो कि लड़कियों की शादी लेट, मतलब कि बाद में हो। मेकिंग फैमिली वेलफेयर एट अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। देखो, अब लोगों को समझाया जाने लगा। मेन जो चीज़ थी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के थ्रू, ये चाहती थी हमारी गवर्नमेंट के लोगों को समझाया जाए कि ज़्यादा पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं करना। रिलेशन बिटवीन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एंड एडोलेसेंट्स। ये जो NPP 2000 लिखा है, इसे देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है। सिंपली इसका मतलब ये है। तो मेन जो इन्होंने इशू आइडेंटिफाई करा वो था एडोलेसेंट्स के साथ। एडोलेसेंट्स कौन सी एज होती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट्स को अटेंशन की ज़रूरत थी, मतलब सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत थी। एक तो देखो, उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को हमें इम्प्रूव करना था, ये तो हमने ऊपर देख लिया, लेकिन और भी चीज़ें थी जो इम्प्रूव करनी थी एडोलेसेंट्स के साथ। सबसे पहले अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब कि अनचाहा बच्चा, मतलब कि यंग एज की कोई गर्ल है और उसके बेबी हो गया, तो उस चीज़ को रोकना था। दूसरा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्स करते समय जो बीमारियां स्प्रेड हो जाती हैं उनको रोकना था। तो इस चीज़ के बारे में कैसे समझाया जाए जो भी एडोलेसेंट्स थे उन्हें। सबसे पहले क्या करा गया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाले जिससे कि डिलेड मैरिज को एनकरेज करा, और चाइल्ड बेयरिंग को भी, कि मतलब कि बचपन में अगर कोई छोटी एज की लड़की है तो उसे बच्चे पैदा नहीं करने। एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट्स अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो जितने भी एडोलेसेंट्स थे उन्हें एजुकेट कराया गया, उन्हें समझाया गया, बताया गया कि क्या क्या रिस्क होते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स के। अगर प्रोटेक्टेड सेक्स करते हो तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया गया। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं, ये वो सारी चीज़ें होती है जिससे कि आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो या फिर आप सेफ सेक्स परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप साइंस का चैप्टर मेरे से पढ़ोगे ये वाला तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे 10th क्लास में बहुत डिटेल में इसके बारे में दे रखा है, बट यहाँ पर बस आपको यही समझना है। नेक्स्ट, फूड सप्लीमेंट्स भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे और न्यूट्रिशनल सर्विस भी प्रोवाइड करी। कुछ बच्चे जिन्हें खाने पीने की रिक्वायरमेंट थी उन्हें खाने पीने की चीज़ें तो दी जाती हैं, साथ में वो दवाइयाँ भी दी गई जिससे कि जो हमारी फूड मतलब कि जो भी हमारे शरीर के अंदर कमी है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस की, वो पूरी हो जाए। साथ में जो लीगल मेजर्स थे उन्हें भी लिया गया, मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए जिसके थ्रू चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करा गया। देखो, इतने ही छोटे छोटे बच्चों की पहले शादी करा दी जाती थी, इस चीज़ को ऑलमोस्ट प्रिवेंट कर दिया इंडिया के अंदर। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। बांग्लादेश और जापान दो ऐसी जगहें हैं जिनकी
हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया से। केरला के अंदर अगर हम लोग सेक्स रेशो की बात करें तो पूरी कंट्री के अंदर जो फीमेल्स हैं उनकी क्वांटिटी कम है कंपेयर टू मेल्स, बट केरला के अंदर उल्टा है। जो फीमेल्स हैं दे आर 1058 कंपेयर टू मेल्स, मेल्स आर ओनली 1000, मतलब 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स है 1058 फीमेल्स। पौंडीचेरी के अंदर 1001 फीमेल्स है फॉर 1000 मेल्स। दिल्ली के अंदर ओनली 821 फीमेल्स है कितने मेल्स पे 1000 मेल्स पे, और हरियाणा के अंदर सिर्फ 861 फीमेल्स है ऑन 1000 मेल्स पे। आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हमने कवर कर लिए और चैप्टर होता है हमारा खत्म, समाप्त। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, इतना बड़ा चैप्टर बुक से पढ़ोगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करना है तो ये फटाफट नोट्स ओपन कर लो, रिवीजन हो जाएगा। साथ में सैम्पल पेपर, इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर में मिल जाएंगे, शाउट आउट मिल जाएगा। कैसे मिलेंगी ये सारी चीज़ें, सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर बन जाओ, ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मन्नू से ज्ञान लेते रहो।